Good morning students. In this video we will talk two topics, procedures and inheritance of the nationalist movement. Students, we have already talked about the principle of deliberation and the composition of Indian Constituent Assembly. Okay students, we are learning the procedures of Indian constitution making. Students, first of all, what do you mean by procedure? Procedure, what do it means? It's a pattern. You can say that different type of step taken to frame the constitution. कि constitution के को फॉर्म करने में किस किस जगह पर क्या क्या स्टेप्स लिए गए, उनका प्रोसीजर क्या था, किनके थ्रू वो होकर के गुजरे. ऐसा नहीं कि 5 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कह दिया कि नहीं इस तरह का हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो बना लो, ये नियम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. ऐसा नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए उसकी हम बात करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फसाइज्ड द प्रोसीड्यूर ऑफ असेंबली. Students, in last video we talked the public region. It means students, the members of constituent assembly have to prove each and every decision is it beneficial for public or not. हर चीज को प्रूव करना पड़ा कि क्या ये चीज पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी. ठीक है, इसी चीज को हमने क्या कहा था, इसी चीज को हमने कहा था पब्लिक रीजन, कि बताना पड़ेगा कि ये पब्लिक के लिए ठीक है या नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो द प्रोसीजर ऑफ असेंबली, तो इसमें क्या होगा कि पब्लिक रीजन का जो इम्पोर्टेंस था वो किस में था, इसने पब्लिक रीजन ने किस पे जोर दिया था, द प्रोसीजर ऑफ असेंबली, की असेंबली का एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए. ये बात किसने किस चीज ने जोर दिया, पब्लिक रीजन ने, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए. इसके लिए क्या किया गया, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 8 मेजर कमिटीज वर फॉर्म्ड. 8 टाइप की जो है कमिटीज जो हैं बनाई गई, डिसाइड की गई. यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर chaired these committees. Generally these committees were chaired by Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel और B.R. Ambedkar. These were the prominent leaders who chaired the 8 कमिटीज. ओके स्टूडेंट, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या चलेगा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिसाइडेड द 8 कमिटीज फॉर डिफरेंट डिसीजंस और वर्क. ओके, तो उसमें लीडर्स कौन हुआ करते थे, जनरली हेड कौन हुआ करते थे उसके, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर. ओके, लेकिन होता क्या था कि all these prominent leaders have different ideology. पर जरूरी नहीं है कि एक अगर किसी इशू पर एक लीडर के कुछ व्यूज हैं तो सेम वही व्यू किसी दूसरे लीडर के भी. इन लीडर्स के व्यूज जनरली अलग अलग हुआ करते थे, बट ऑल दीज लीडर्स हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. देयर वर ग्रेट डिफरेंस इन देयर ओपिनियंस. अम्बेडकर ए बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी. अब ओपिनियन अलग होते थे, कैसे होते थे, इसका एक एग्जांपल दिया है कि अम्बेडकर ए बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी. अब अम्बेडकर जो थे वो कांग्रेस और गांधी जी की विचारधारा से कभी भी सहमत नहीं होते थे, वो उनके क्रिटिक थे, आलोचक थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग द व्यू ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट, इनके अपलिफ्टमेंट को लेकर के जनरली गांधी जी और अम्बेडकर के विचार नहीं मिला करते थे. फिर भी उनको साथ में काम करना होता था. आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा है, और उसके अंदर भी जो है गांधी जी और अम्बेडकर में गोलमेज सम्मेलन में जब वहाँ गए थे और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की जब डिमांड की थी तो गांधी जी उनसे नाराज हो गए थे और वहाँ से आ गए थे. उसके बाद पूना पैक्ट हुआ. ये सब चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ी. तो काफ़ी विवाद
इन लोगों में हुआ करता था, लेकिन फिर भी इनको साथ में काम करना था बिकॉज ऑफ इन द फेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ नेशन। नाउ पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मेनी इशूज, और पटेल और नेहरू भी कई सारे मुद्दों पर डिसएग्री रहते थे, फिर भी वो लोग काम करते थे साथ में। रीजन क्या था कि उन्हें किसके हित में काम करना था? देश के हित में, नेशन, इन द फेवर ऑफ नेशन। नाउ कमेटी ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज द सब्जेक्ट टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। अब फॉर एग्जाम्पल कमेटीज बनी, डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज थी, उसमें एक कमेटी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ड्राफ्टिंग हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। अब इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, और ड्राफ्ट तैयार करके इन्होंने भाई ड्राफ्ट तैयार कर दिया। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इसके ये नहीं होता था कि फाइनली ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, वो क्या होता था, इट वाज द सब्जेक्ट टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। अब उसमें पूरी असेंबली के अंदर क्या होगी, डिबेट होगी कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें किसे निकाल देना चाहिए, किसे नहीं निकाल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अम्बेडकर जी ने कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए, एससीज एसटीज के लिए रिजर्वेशन। अब बहुत सारे लीडर इससे सहमत थे, बहुत सारे नहीं थे, तो इस पर अम्बेडकर जी को प्रूव करना था कि क्या यह चीज होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रूव करने का जो रीजन होता था उसको हम कहते थे पब्लिक रीजन। ओके, कि ये पब्लिक के फेवर में। असेंबली मेट फॉर 166 डेज स्प्रेड 2 years and 11th month। अब 211th मंथ, 2 years and 11th मंथ प्रोसीजर चला, उनमें से मीटिंग कितनी बार हुई? 166 डेज, मतलब कि चला तो इतना, लेकिन मान लो कभी मीटिंग हो नहीं पाई या कभी छुट्टी हो गई या लीव के डेज आ गए, तो उनको अगर हम हटा दें तो 166 डेज तो मीटिंग हुई हैं। और इट्स सेशन वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। और जब मीटिंग होती थी तो क्या होता था, इसका जो सेशन होता था वो ओपन सेशन होता था। ओपन किसके लिए होता था? प्रेस, पत्रकारों के लिए, एंड पब्लिक, और लोगों के लिए कि वो आए देख सकते हैं उनको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोसीजर हमारा चलता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट कहाँ से आ गए कि हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से क्या लिया है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनलिस्ट मूवमेंट से कुछ मिला है, इनहेरिट, उससे हमने क्या ग्रहण किया है, लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सिंपली ए प्रोसीड्यूर ऑफ असेंबली। अब यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक असेंबली का प्रोसीजर से बना हुआ एक केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रोसीजर का ही रिजल्ट नहीं है, बट बैकग्राउंड कंसेंसस played an important background consensus new thoughts during national struggle। अब देखो क्या हुआ कि नेशनल स्ट्रगल से हमें एक बैकग्राउंड मिला। इट मीन्स वी प्रिपेयर आर न्यू थिंकिंग, हमें विचार मिले वहाँ से, हमें बैकग्राउंड मिला वहाँ से। ठीक है, वहाँ से हमें विचार मिला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, हमारे देश के लिए किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन ठीक रहेगा। तो उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड मिला, सोच मिला। कहाँ से मिला वो सोच? में नेशनलिस्ट मूवमेंट से, कि हम नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा है वो किन आधारों पर चल रहा है, हम उन्हीं आधारों को लेकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बैकग्राउंड कंसेंसस। अब बैकग्राउंड कंसेंसस का क्या रोल था? इसने क्या रोल किया कि न्यू थॉट्स ड्यूरिंग नेशनल स्ट्रगल, कि इसने हमें ड्यूरिंग नेशनल स्ट्रगल हमें क्या किया, नए विचार प्रदान किए, नए विचार दिए। लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम प्रिंसिपल्स इनहेरिटेड फ्रॉम नेशनल मूवमेंट। अब उसके दौरान क्या हुआ कि लॉन्ग स्ट्रगल के दौरान न्यू जो थॉट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी, उन्हें हमें स्वीकार किया। ऑल दीज वर गिवन ए कॉन्क्रीट शेप इन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जितने भी विचार हमारे पास आए कि हमने किस आधार पर हमारा नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट किया था, हम क्या चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे
जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे साथ भेदभाव किया करते थे, जाति के नाम पे, कलर के नाम पे, रंग के नाम पर कर दिया करते थे। हमने उस चीज़ को गलत पाया, हमने वहाँ से हमारे पास वो विचार आया कि हम लोग इससे पीड़ित हैं, तो हमने इसके अगेंस्ट में लॉ बनाए और हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। तो इसीलिए हमने क्या किया, उन विचारों को एक कॉन्क्रीट शेप दिया, उनको एक पक्का शेप दे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जगह दे दी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन क्या होता है कि रेजोल्यूशन दैट डिफाइंस द एम ऑफ द असेंबली मूव्ड बाय नेहरू इन 1946, 13 दिसंबर 1946। रिमेंबर दिस डेट कि रेजोल्यूशन कब पेश हुआ वहाँ पर, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था असेंबली के पास में ऑन 13 दिसंबर 1946। अब ये ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन क्या, एक प्रिपेयर विचारधारा तैयार की गई और उसे हमने असेंबली के सामने रखा, किसके लिए, फॉर डिबेट करने के लिए हमने रखा, उसे ही हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशनल expression to these fundamental commitments: equality, liberty, democracy, sovereignty, and a cosmopolitan identity। अब इसमें कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट्स थे, फंडामेंटल कमिटमेंट जो आज हमारी प्रीएम्बल के अंदर भी हमें दिखते हैं, जैसे ये जो वर्ड्स आए हैं यहाँ पे, इक्वलिटी है, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, ये सारी चीज़ें हमने क्या की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल की। और ये रेजोल्यूशन, ये विचारधारा जो है, ये जो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा बताया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो रेजोल्यूशन पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली ए मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल नियमों का और कानूनों का एक ढांचा ही नहीं है, एक खाका नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। क्या है वो, बट ए मोरल कमिटमेंट टू स्टेब्लिश ए गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल द प्रोमिसेज दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल नियमों का ढांचा ही नहीं है, बल्कि मॉरल कमिटमेंट है, किसके लिए, टू स्टेब्लिश गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने के लिए, देट विल फुलफिल द प्रोमिसेज, जो कि प्रोमिसेज को फुलफिल करे, दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट ने हमारे लोगों के सामने रखे थे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी in comment section. Okay students, have a nice day.